Good morning everyone. Today we will start yesterday revision. कल मैंने जो पढ़ाया था उसका शार्ट में रिविजन बता रही हूँ. पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की कार्यशक्तियाँ. कार्यशक्तियाँ भी लिख सकते हैं और पावर. तो फंक्शन एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट. तो फर्स्ट क्या है? मिसलेनियस, विधि शक्तियाँ. Conduct in inquiry to remove the president, vice president or judge of the high and supreme court from their post. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी जांच पड़ताल करना, ये फर्स्ट कार्य है. अप्रूव द इम्पोजिशन ऑफ एन इमरजेंसी, आपातकाल का अनुमोदन. मतलब कभी भी मान लो दुर्घटना होती है, ऐसा लग रहा है कि जो हमारा मंत्रिमंडल ठीक से संचालित नहीं हो रहा है, तो मंत्रिपरिषद की आपात वो बैठक बुला सकता है. कौन? संसद. ये किस में आ जाएगा? मिसलेनियस पावर में, विधीय शक्तियाँ. सेकंड है लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब विधायी कार्य. विधायी मतलब कानून संबंधी. मेक आर चेंज लॉ, कानून निर्माण करना और उसमें संशोधन करना. अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब संविधान का संशोधन करना और कानून निर्माण करना. ये किस में आ जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में. थर्ड है फाइनेंशियल पावर. नाम से अपन जान रहे हैं, फाइनेंशियल मतलब वित्त संबंधी. तो अप्रूविंग द बजट, बजट की स्वीकृति. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब प्रशासनिक शक्तियाँ. कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना. जितने भी मंत्री हैं उन पर नियंत्रण रखना किसका कार्य है? संसद का. डिबेटिंग गवर्नमेंट पॉलिटिकल्स एंड फंक्शन एंड डिलिब्रेटिंग ऑन देयर मेरिट्स. अब इसमें बताया गया है सरकार की नीतियों तथा कार्यों पर विचार विमर्श करके और उसके गुण दोष की विवेचना करना. सरकार ने नीतियाँ बनाई, कार्य किया, उस पर संसद क्या करती है? विचार विमर्श करती है. उसके अच्छे गुण है उसको बताती है, दोष है उसके लिए सुधार करने के लिए वापस भेजा जाता है. ये किस में आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में. नेक्स्ट है इलेक्टोरल फंक्शन, मतलब निर्वाचन संबंधी कार्य. इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना. राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट ना होकर हम जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, वो इसमें हिस्सा लेते हैं. तो ये भी संसद का कार्य है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लर्न करेंगे. नहीं करे वही. नेक्स्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद. द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एंड लॉ approved by the legislature and perform administrative function is called the executive. सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है. क्या करता है? लागू करता है. उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका. प्रशासन संबंधी कार्य करने वाला कौन कहलाएगा? कार्यपालिका. As we saw earlier, the executive also play an important role in policy formulation and law making. इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना और उसे लागू कराना. We shall now study the role of the president, council of minister and prime minister in the executive. तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे. तो ये टेबल बना हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको शार्ट में पहले बता देती हूँ, फिर इसके बाद अपन डिटेल से पढ़ेंगे. तो पहला इस टेबल में बताया गया है
कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी चयन की प्रक्रिया क्या है ना, इनकी शर्तें क्या हैं, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है, इनका कितने साल तक कार्यकाल है, इस टेबल के जरिए बताया गया है। तो फर्स्ट मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में बता रही हूँ। ओके, जिसमें मिनिमम एज 35 ईयर, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर, बट प्राइम मिनिस्टर एज ऑफ 25 ईयर, और प्रधानमंत्री के लिए 25 साल बताया गया है। 35 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है, भारत का प्रथम नागरिक होने के कारण उनकी एज थोड़ी ज़्यादा बताई गई है। ओके, सेकंड, इलेक्शन एंड अपॉर्चुनिमेंट प्रोड्यूसर। अब इसमें जो उनकी निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है उसको बताया गया है। इनडायरेक्ट मेथड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेंस बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब क्या होता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली जो हमको दिखाई न दे। प्रत्यक्ष प्रणाली किसको कहेंगे? जब हम वोट डालने जा रहे हैं वो प्रत्यक्ष कहलाया, हम चुने हैं। अप्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब होता है संसद और राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपना वोट डालते हैं। जहाँ जहाँ पर हैं उन लोग वहाँ से दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति का जिस दिन इलेक्शन होगा सब गोपनीय तरीके से वोट डालेंगे, है ना। और इसमें भी वही बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट में, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। बट प्राइम मिनिस्टर का देखिए, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर स्क्वेयरिंग मेजॉरिटी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में क्या होना चाहिए? उन्हें बहुमत होना चाहिए। एक जैसे हमारे बताया गया कि 245 सदस्य बताए गए हैं ना, इसके लिए लोकसभा में कितने सदस्य होना चाहिए? 545 बताए गए हैं। तो 545 वर्तमान में, भले 550 बताया गया है पर 545 अभी हैं, उसमें से 2/3 बहुमत का अगर जिसको मिला है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी होना चाहिए। अब मेजॉरिटी अपन को कैसे पता चलेगा प्रधानमंत्री कौन बनता है? हम जो जनता के बीच में चुने हुए प्रतिनिधि में से वो अपने में से ही एक व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करते हैं। वो बताते हैं कि हमारा कैप्टन ये रहेगा ना। जीती हुई पार्टी, जो पार्टी ने क्या हुआ है इलेक्शन जीता है, वो पार्टी अपने में से एक व्यक्ति का नाम लेता है, फिर राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट करता है। थर्ड, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नॉट स्पेसिफाइड। तीनों में नॉट स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड, मतलब निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। ऐसा कोई बताया नहीं गया है कि आपको इतना पढ़ना है तब आप राष्ट्रपति बनोगे या प्रधानमंत्री बनोगे। फोर्थ, अदर क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, पर लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो राजनीति में आता है वो गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति नहीं होता है, गवर्नमेंट सर्विस नहीं करने वाला व्यक्ति ही नेता बनता है। तो उसको लोकसभा का पहले सदस्य बनना पड़ेगा राष्ट्रपति बनने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट में भी यही बताया गया है, क्वालिफाइड टू मेंबर ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर में क्या बताया जा रहा है? इंश्योर्स्ड बाय मेजॉरिटी इन लोकसभा, लोकसभा में उसका बहुमत दल का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा जो सबसे बड़ी सभा है हमारे देश की, जिसके हिसाब से पूरा देश चलता है, उसमें उसका बहुमत होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। ओके। ओथ, ओथ मतलब होता है शपथ। जब इलेक्शन हो जाता है उनके बाद उनको शपथ दिलाई जाती है कि मैं देश के लिए ऐसा करूँगा, है ना। तो उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहते हैं, वो इनको शपथ दिलाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति के लिए स्वार्न इन बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है? स्वार्न इन बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है।
टेन्यूर इन ऑफिस मतलब कार्यकाल, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, जिस दिन उसने पद शपथ ग्रहण किया है उस दिन से 5 साल होते तक वो पद में रह सकता है। उपराष्ट्रपति भी वही 5 साल तक बताया गया है। पर प्राइम मिनिस्टर के लिए टिल द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा आर डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा की समाप्ति मतलब 5 साल, लोकसभा को भी 5 साल बताया गया है, पर उसके पहले वो विश्वास प्राप्त नहीं करता है। मतलब राष्ट्रपति को नहीं लगता या हमको नहीं लगता कि वो देश अच्छा से चला रहा है, तो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन अविश्वास प्रस्ताव लगाकर उनको पद से हटा सकते हैं। तो ये 5 साल के पहले भी भंग हो सकते हैं। मेथड ऑफ रिमूवल, पद से हटाने की प्रक्रिया। इम्पीचमेंट विच वी बी ब्रॉड बाई एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, महाभियोग जिसे संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति में शर्तें बताई गई है कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी दल का नहीं होता है, उसको निष्पक्ष सब पार्टी के लिए काम करना है। किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए सभी दल बराबर हैं, क्योंकि वो किसी भी एक पार्टी का नहीं होता, किसी दल का नहीं होता। अगर ऐसा देख रहे हैं कि वो एक पार्टी वाले को ज़्यादा प्रमुखता दे रहा है बाकी को नहीं कर रहा है, तो किसी भी संसद द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है ना। पार्शलिटी नहीं कर सकता वो। राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी का नहीं होता है, उसके लिए सब जितनी भी पार्टीज हैं वो बराबर होती हैं। वाइस प्रेसिडेंट, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन राज्यसभा एंड इंश्योर्ड बाई लोकसभा, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से जिसमें लोकसभा सहमत हों। जितने भी सदस्य हैं उनको भी लगना चाहिए कि उपराष्ट्रपति भी ऐसा काम कर रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है, तो उनको नहीं हटाएंगे। अब आएगा प्राइम मिनिस्टर का। इफ़ नो मेजॉरिटी इन लोकसभा कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट, अगर लोकसभा में बहुमत न होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बीच बीच में हम देखते हैं कि कुछ जो मंत्री हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनकी जो मेजॉरिटी है वो कम हो जाती है। एक निर्धारित किया गया है कि 245 सदस्य तुम्हारे पास होने चाहिए, तो उसमें से अगर कम हो गए तो प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। उनको एक बार और टाइम दिया जाएगा, मौका दिया जाता है कि आप बहुमत सिद्ध करो। आप टीवी में भी इसका देखना आता है 1-2 बार। तो मंत्रियों को उनका सपोर्ट करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर का, तब तक वो पोस्ट में रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बता रही हूँ पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। टेबल बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो पहला इसमें से ले रहे हैं इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, अचानक बुलाए जाने वाली शक्तियाँ को ही क्या बोलते हैं, इमरजेंसी पावर्स। फर्स्ट, डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी फॉलोइंग आउटब्रेक ऑफ वार, फॉरेन अटैक आर आर्म्ड रिपेबिलियन, मतलब युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा। अगर देख रहे हैं भारत संकट में है, कोई आक्रमण होने वाला है, सैन्य शक्ति दूसरा देश जैसे भी चीन में स्थिति हमारी बन रही है ना, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का जितना भी पावर है उसको राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। तो देश का शासन कौन चलाता है ऐसी स्थिति में, राष्ट्रपति। डिक्लेयर प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, और हर राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। अगर 2 स्टेट आपस में लड़ाई कर रहे हैं किसी कारण से, है ना। एक समय ऐसा हुआ था कि ममता बनर्जी ने बंगाल में से पानी नहीं देने के लिए मना कर दिया था, तो आपात की स्थिति आ गई थी, दोनों आपस में लड़ रहे थे स्टेट, तो राष्ट्रपति ने राज्य में भी राष्ट्रपति शासन लागू करने का डिक्लेयर कर सकता है। थर्ड, डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अभी कोरोना के कारण हमारा देश संकट में पड़ रहा है, वित्तीय संकट पड़ रहा है, तो इस समय भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकालीन बैठक बुला सकता है, अपनी राय दे सकता है कि किस में अपन क्या करें ताकि नागरिकों को ज़्यादा नुकसान ना हो, देश को ज़्यादा नुकसान ना हो, उसको बोला जाता है इमरजेंसी पावर। तो 3 हमने पढ़ा, युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय। सेकंड, राज्य में राष्ट्रपति शासन। थर्ड है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। तो
कुछ लड़ाई की स्थिति आने पर ही इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव पावर, अपॉइंटमेंट टू इम्पॉर्टेंट काउंसिलेशन पोस्ट सच एज प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, एटर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर एंड इसमें बताया गया है कि महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति। महत्वपूर्ण कौन कौन से पद है अपन को पता ही है, प्राइम मिनिस्टर है, राज्यपाल है, और जितने भी तीनों उच्च न्यायालय होते हैं उसके महान्यायाधीशों की नियुक्ति करना, और सीएजी उनकी नियुक्ति करना भी किसका काम है, राष्ट्रपति का कार्य है ना। सेकंड में आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री को पता है कि मेरा जो कौन सा मेंबर है, कौन सा मिनिस्टर है, वो इस कार्य को अच्छे से कर सकता है, तो प्रधानमंत्री मंत्रियों की लिस्ट राष्ट्रपति को दे देते हैं, फिर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। थर्ड, मिलिट्री पावर, ये मेन पावर दिया गया है इंडिया में। सैन्य शक्तियाँ 3 हमारे यहाँ सेना होती है, आपको पता है, जल सेना, थल सेना और नभ सेना। तो उसका वो कमांडर होता है, मुखिया होता है, तीनों सेनाओं का मुख्य होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, लैंड फोर्सेस, वाटर फोर्सेस, है ना। उसी को नेवी भी कहा जाता है। वाटर मतलब क्या होता है, नेवी फोर्स, एयर फोर्स एंड लैंड फोर्स। तो 3 फोर्स होते हैं, उनका ये कमांडर होता है। सेकंड, डिक्लेयर वार आर पीस, युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है। थर्ड आएगा जुडिशियल पावर, जुडिशियल मतलब न्यायिक शक्तियाँ। ग्रैंड पैर्डन, पर्डन मतलब कैदी, तो जो क्षमादान की शक्ति दी गई है। हर समय क्या होता है, 26 जनवरी को राष्ट्रपति को वो अधिकार दिया गया है कि जितने भी जेल के कैदी होते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं तो उनको सज़ा मिल जाती है, पर जेल में उनका व्यवहार अच्छा रहता है ना। तो वैसे लोगों की लिस्ट जाती है राष्ट्रपति के पास, उनको वो क्षमादान कर सकते हैं। क्षमादान का मतलब फांसी की सज़ा है उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, जो आजीवन कारावास है उसको 5 साल 10 साल तक कर सकते हैं। ऐसा क्षमादान की शक्ति इनको प्राप्त है। सेकंड, सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की भी शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है, न्याय देना, सुनवाई करना, तो उनसे वो परामर्श मांग सकता है, एडवाइस ले सकता है। नेक्स्ट आएगा लेजिस्लेटिव पावर, समन प्रोग्यूस सेशन ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों के अधिवेशन की बैठक बुलाता है और बैठक के समाप्ति की घोषणा करता है। हम देखते हैं कि कोई भी बैठक हो या कोई ऐसा मीटिंग होता है, उसमें पहले क्या होता है, संबोधन होता है, उसके बाद समापन की घोषणा होती है, तब अपन उस कार्यक्रम को एंड समझते हैं। तो राष्ट्रपति बैठक में क्या करता है, घोषणा करता है और उसके बाद समाप्ति की घोषणा करता है। डिफाइन क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, सांसद की योग्यता का निर्धारण, जितने भी सांसद है उसकी योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से। हमारे यहाँ एक इलेक्शन कमीशन भी होता है, वो क्या करता है, मंत्रियों के योग्यता का निर्धारण करता है। ऐसा बीच बीच में आता है, जिसके 3 बच्चे होंगे वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता, है ना। आरक्षण कितना देना चाहिए, कब चुनाव होना चाहिए, ये सब काम हमारे कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। अब बता रहा है अध्यादेश जारी करने व कानून को स्वीकृति देने की शक्ति। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करने में भी वही होता है कि बीच में कुछ ऐसा होता है। अब प्रोमिलगेट क्या होता है उसके बारे में बता रही हूँ आपको, है ना। अध्यादेश जारी करने और लागू करने की स्वीकृति भी प्रेसिडेंट को है। तो इसका मतलब क्या होता है आपको बता रही हूँ।
अध्यादेश मतलब जब संसद का सत्र चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति से जारी करता है। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन a law needs to be passed. The president promulgate an ordinance on the recommendations of the council of the ministers. जब संसद का सत्र, मैंने बताया था संसद का 3 सत्र चलता है, 3 बार चलता है, उस बीच में अगर कानून बनाने की आवश्यकता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नया कानून बनाना चाहिए, तो राष्ट्रपति से जारी करता है ना। किससे सलाह लेता है? जितने भी वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं उनसे सलाह लेकर वो अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो इसे समाप्त माना जाता है, समाप्त हो जाता है। तो 6 सप्ताह का समय दिया जाएगा। द ऑर्डिनेंस लैप्स विथ इन 6 वीक्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेशन इफ इट इज़ नॉट मेड इनटू एन एक्ट। तो 6 माह के अंदर यह अधिनियम नहीं बनता है तो इसे समाप्त माना जाएगा। यही है अध्यादेश जारी करना। ओके, अब नेक्स्ट आएगा लेजिस्लेटिव पावर के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे फाइनेंशियल पावर। एसेंस टू इंट्रोड्यूस मनी बिल आर ग्रांट। वित्त विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति देना। हमारे भी जो विधेयक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक या अनुदान देने की जो काम है उसको ये पास करता है। सेकंड, कंट्रोल कॉन्टीजेंसी फंड, मतलब भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। अचानक खर्च हो रहा है, अभी देखो इस समय बहुत खर्च हो रहे हैं, तो मंत्रियों के वेतन में कटौती करने की मांग कर सकता है। उनकी जो सुविधाएं दी जा रही है उस पर वो रोक लगा सकते हैं। इसी को ही आकस्मिक निधि पर नियंत्रण कहा जाता है ना। और नेक्स्ट है वित्त आयोग की नियुक्ति करना। वित्त आयोग मतलब जो फाइनेंशियल एक आयोग बना हुआ है उसका भी ये निर्माण करता है। तो हमने प्रेसिडेंट का भी 5 फंक्शन पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पावर, मिलिट्री पावर, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और इमरजेंसी पावर। हिंदी में बोलेंगे कार्यपालिका संबंधी सैन्य, दूसरा सैन्य शक्तियाँ, तीसरा न्यायिक शक्तियाँ, चौथा वित्तीय शक्तियाँ, 5वां है वित्तीय शक्तियाँ, 6वां है आपातकालीन शक्तियाँ। तो इस 6 फंक्शन को आप अच्छे से लर्न करेंगे। इसमें ही पूरा किसके बारे में बता दिया गया है? प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट वी विल टीच अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री कौन बनता है और मंत्रिपरिषद कौन कहलाते हैं? द प्रेसिडेंट इज सपोर्टेड एंड एडवाइज बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति, हम इसके पहले आपको बताया गया था कि प्रधानमंत्री है वो कौन बनता है? जो अपने सदस्य का मुखिया होता है, जिसको प्रेसिडेंट क्या करता है? मनोनीत करता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह लेने के लिए भी मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति अपना अकेले काम नहीं कर सकता है, तो अपने साथ कौन रखता है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखता है ना। मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका जो प्रधान होता है, जो हेड होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ओके, समझ गए? प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? काउंसिल मिनिस्टर ऑफ हेड, मंत्रियों का मुखिया। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द लीडर हु हैज़ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द सपोर्ट ऑफ मोर देन हाफ द टोटल मेंबर्स एज द प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के बहुमत मतलब आधे से ज़्यादा सदस्य होना चाहिए, उसको बहुमत कहा जाता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के सदस्यों को चुनता है, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मैंने इसके पहले बताया था आपको, द प्राइम मिनिस्टर चूसेज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
इन प्रैक्टिस हाउएवर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सुप्रीम अथॉरिटी। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के रूप में ही जितने भी अधिकांश कार्यों का प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करेगा तो क्या माना जाएगा? वो अवैधानिक माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। क्योंकि जनता, हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेसी देश है हमारा। तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि की सलाह लिए बिना राष्ट्रपति अगर कार्य करता है, कोई परामर्श देता है या कोई नीति बनाता है, तो उसे अवैध घोषित माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करता है। जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और संसद दोनों के बीच में क्या है? वो चेन है ना, चेन का काम करता है। इवन आफ्टर द लोकसभा इज डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंटिन्यू टू एडवाइज द प्रेसिडेंट यूनिटिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज फॉर्मड। अगर किसी कारण से भंग हो जाती है, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, 5 साल तक अच्छा काम नहीं करते हैं, तो अगली सरकार के गठन होने तक वह राष्ट्रपति को परामर्श देती रहती है ना। सब मंत्री हट गए तो देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की। तो क्या करता है? जब तक कोई नए सरकार का गठन नहीं होता है तब तक वो राष्ट्रपति को परामर्श देता रहता है। ए मेजॉरिटी इन द लोकसभा इज नीडेड टू अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रॉम अ गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व सरकार गठन के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए उसका, है ना। A majority means having the support of more half and total member of Lok Sabha. The current Lok Sabha has 543 member. अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 543 सदस्य हैं। 500 भारत इतना बड़ा देश है कि कई जगह से दो भी मेंबर चुन कर जाते हैं। तो टोटल 543 सांसद हमारे यहाँ भारत में हैं। उसमें से कितने सदस्य होना चाहिए, उनको कितने लोगों का कम से कम सपोर्ट मिलना चाहिए? मैंडेटरी टू हैव द सपोर्ट ऑफ द लिस्ट 272 मेंबर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। 272 सांसदों का समर्थन मिलेगा तब वो प्रधानमंत्री बन सकता है ना। हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन सी पार्टी आप जानते ही हो। द लोकसभा मेंबर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सच एज कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एक्सेट्रा। अब नाम सुनाइए, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। सर्वल पार्टी आर रीजनल पार्टी सच एज अल्लामुड। तो ये तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, राजनीतिक दल की। और कुछ पार्टियाँ ऐसी होती हैं जो राज्य विशेष के हिसाब से अपना दल बना लेते हैं, है ना। जैसे तृणमूल कांग्रेस है, शिरोमणि अकाली दल है, पंजाब का है, असम गण परिषद कहाँ का है? असम का है। तो शिवसेना है, वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ऐसी कुछ पार्टियां भी राज्य विशेष की रहती है। कैंडिडेट फ्रॉम दिस पार्टीज एंटर द लोकसभा आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। उसके बाद हर एक पार्टी को अपनी विचारधारा होती है, उनकी नीति संबंधी प्रस्ताव होते हैं जिनके आधार बनाकर वे चुनाव लड़ते हैं। तब आप देखना चुनाव के समय उनका घोषणा पत्र आता है ना। हम इसमें छूट देंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, देश की आर्थिक स्थिति को सबल करेंगे। ऐसा बहुत सारे पॉइंट रहते हैं। जो पार्टी जितने अच्छा घोषणा पत्र देता है उसमें जीत उसी पार्टी की ज़्यादा होती है। तो एक आधार बनाकर वे चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सदस्य चुनकर आते हैं। अगर इनमें से किसी एक पार्टी के 272 या अधिक सांसद हो तो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 272 ही हो, मोर आर लेस दोनों हो सकता है ना। इफ़ एनी सिंगल पार्टी विन्स 272 आर मोर सीट इन लोकसभा।
देन इट्स लीडर इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, वही आदमी ही प्रधानमंत्री बन सकता है। हाउएवर इफ नो पार्टी हैज़ मेजॉरिटी देन 2 or more parties can join hand to form a coalitions to form a government। अगर कुछ संख्या कम पड़ जाती है, 2-4 कम पड़ जाते हैं, 12-15 भी मान लो कम पड़ते हैं, तो किसी दल के पास बहुमत नहीं होगा तो क्या करता है, वो किसी अन्य दल से भी 1-2 मेंबर को, जितना कम पड़ रहा है उसको ले सकता है। फिर कौन सी सरकार बन जाती है, मिली जुली सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। इसके पहले जो कांग्रेस पार्टी थी मोदी के पहले, तो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने के कारण उन्होंने 3-4 दल को अपने साथ मिलाया था, है ना। शिवसेना को लिया था, 2-4 बहुजन समाज पार्टी से लिया था, समाजवादी पार्टी से लिया था। ऐसा करके उन लोग अपनी सरकार बना सकते हैं। तो गठबंधन दलों के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। तो हमने देखा इस लेसन में कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, ये आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर इसको आप समझेंगे तभी पॉलिटिकल साइंस समझ पाएंगे, है ना। अब मंत्रिपरिषद, ये हमने प्रधानमंत्री बताया, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। अब मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर चूज मिनिस्टर फ्रॉम हिज हर पार्टी एंड अदर सपोर्टिंग पार्टीज एंड एस्निस The president chooses minister from his parties and other supporting parties and assign protocols according to their ability and experience। मतलब प्रधानमंत्री अपने जितने भी सहयोगी दलों के सदस्यों में से ही अपने मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करता है। उनकी योग्यता व अनुभव के अनुरूप उन्हें विभाग सौंपता है। अपन को पता चल जाता है, आपके जितने दोस्त हैं आप उनकी क्वालिटी को समझ सकते हो ना। वैसे प्रधानमंत्री अपने जितने भी मेंबर हैं उनकी क्वालिटी को समझ सकता है कि ये स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है, हेल्थ मिनिस्टर बन सकता है, ये एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है, ये पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर बन सकता है। तो जितने भी एक्टिव मेंबर रहते हैं उनको अच्छे अच्छे पोस्ट दिलाए जाते हैं, है ना। कुछ का स्मार्ट रहेंगे उनको ही वो पोस्ट दिया जाएगा। स्मार्ट मीन्स एक्टिव रहना चाहिए। द कैबिनेट वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करना होता है। उनका कैप्टन कौन हो गया, प्रधानमंत्री। तो उनके हिसाब से ही भी जितने भी कैबिनेट वर्कर हैं उनको काम करना पड़ता है। वी कैन से डैट द प्राइम मिनिस्टर इज़ द pivot around which the government revolves because he is involved in all important government decision and all this is decided the government's policies। अब प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है, सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी केंद्रीय सरकार है उसके संचालन की धुरी कौन है, प्रधानमंत्री, है ना। तो हमारा हेड कौन होता है, पूरे देश का हेड कौन कहलाया, प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाकी सब सहायक वर्कर हैं, सपोर्टर हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली आंसरेबल टू द लोकसभा, पर जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अर्थात जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र भी देना पड़ता है। इसलिए जितने भी कैबिनेट हैं उनको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो सबको हाथ धोना पड़ेगा अपने कामों से, अपने विभाग से, है ना। इसलिए वो सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। जैसे एक बच्चा है, पूरी क्लास है आपकी, उसमें एक बच्चा परेशान करता है तो पूरे पनिशमेंट दिया जाता है ना, वैसे ही इसमें पूरी मेजॉरिटी भंग हो जाती है। इसलिए सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे से परामर्श लेते हैं, सहयोग करते हैं, है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल मिनिस्टर हैव अ सपोर्ट ईच अदर वर्क एंड कैन नॉट क्रिटिसाइज वन अनदर आइदर इन द लोकसभा और इन पब्लिक फॉर्म। तो हम देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है सारे मंत्री एक दूसरे के काम का समर्थन करेंगे, संसद में या सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे देश की निगाह उन पर है।
जनता ने उन्हें विश्वास से चुना है, तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं, सब मिलजुल कर कार्य करेंगे, एक दूसरे की आलोचना भी नहीं करेंगे। सो दे वर्क इन कॉरपोरेशन विच ईच अदर एंड विद द प्राइम मिनिस्टर। यह माना जाता है कि सारे मंत्री एक दूसरे तथा प्रधानमंत्री की सहमति से ही कार्य करते हैं। इफ द लोकसभा एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस इन एनी वन मिनिस्टर देन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़न। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा अविश्वास व्यक्त करे तो मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना होता है। कैबिनेट मेंबर्स आर पॉलिटिकल लीडर हु बिकम मिनिस्टर फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो मंत्रिमंडल के सदस्य जो राजनेता होते हैं वो सीमित समय के लिए मंत्री होते हैं, 5 साल के लिए कम से कम। अब इनका मुख्य काम नीतिगत निर्णय लेना, विभागों और लोगों के बीच कड़ी के रूप में काम करना होता है ना, क्योंकि जनता से चुने हुए हैं। आप जो वादा किए हो उसको एक एक करके पूरा करना पड़ेगा, उस पर आपको फोकस डालना पड़ेगा कि आपने घोषणा पत्र में क्या क्या डिसीजन बताया था लोगों को, और जो जनता की सरकार की पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ता है। मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? द कैबिनेट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वाइल द लार्ज बॉडी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट पुलिस एक्सेट्रा इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा सरकारी नौकर, पुलिस आदि का भी एक बड़ा ढांचा होता है। आप देखना पुलिस के भी बहुत लंबा ढांचा होता है ना। छोटे सिपाही होंगे, फिर डीएसपी, डीआईजी, आईजी, तो ऐसा एक इनकी कमेटी रहती है। और सरकारी नौकर मतलब जितने भी आईएएस बन के आते हैं, यूपीएससी से पास होकर आते हैं, वो भी प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं। वो भी सरकार की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्री नहीं बनाते हैं कोई भी नीति को, यही सब बनाते हैं। कौन? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आए रहते हैं, वो ही नीतियाँ बनाते हैं। दे आर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज हु आर वेल वर्स्ड इन देयर वर्क एंड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन कैरिंग आउट इन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम देखते हैं कि लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और संबंधित विभाग के कामकाज में निपुण होते हैं। कौन? सरकारी अधिकारी। जो सरकारी नौकर हैं उनकी एज लिमिट की गई है 60 ईयर, तो 60 ईयर तक वो काम करते हैं, है ना। और जिस विभाग के होते हैं उस काम काज में वो निपुण होते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। इसकी मदद से सरकार अपनी कार्यपालिका जिम्मेदारियां निभाती है। तो हमने पढ़ा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, पुलिस की जितनी चैनल है, वो सब मिलकर देश को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब 60 में इसमें बताया गया है प्रधानमंत्री का फंक्शन क्या है। तो प्रधानमंत्री के फंक्शन में सबसे पहले आपको पता ही होगा क्या होगा? सेलेक्टिंग मिनिस्टर फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करना, कौन कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, कौन सा विभाग उसको दिया जाएगा, उसका चयन करना प्रधानमंत्री का कार्य है। ये मेन फंक्शन है ना। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टफोलियोज एंड फंक्शन टू द मिनिस्टर, विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना और उनके कार्य को तय करना। पहले व्यक्ति का चयन करता है, उसके बाद विभाग का बंटवारा करता है कि उनको कौन सा कार्य दिया जाएगा। थर्ड, प्रेसिडाइज ओवर कैबिनेट मीटिंग, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। मंत्री परिषद क्योंकि वो कैप्टन है ना, वो अपने मंत्री परिषद के साथ बैठता है और मीटिंग करता है। जैसे अभी कोरोना हुआ उसमें 2-4 बार मोदी जी ने मीटिंग बुलाई थी अपने मिनिस्टर लोग की, है ना। कब लॉकडाउन करना है, कैसे इसमें मुकाबला करना है, सबकी राय लेता है वो, अकेले कोई भी डिसीजन नहीं देता है। नेक्स्ट, एग्जी ऑफिसो हेड ऑफ द नीति आयोग, नीति आयोग होता है। प्रधानमंत्री योजना नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है, जितनी भी नीति बनाई जाती है, उसका वो हेड होता है। नेक्स्ट,
कोऑर्डिनेट एंड गाइड पॉलिसी ऑफ मिनिस्टर एंड देयर डिपार्टमेंट्स, विभिन्न विभागों मंत्रियों की नीतियों का समन्वय करना और उनका मार्गदर्शन करना। अगर उनको कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है मंत्रियों को, तो प्रधानमंत्री से सलाह ले सकता है, उनके कार्य को देखता है कि वो ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्य बताया गया है। तो कार्य मंत्री का फंक्शन में भी 5 कार्य हैं, उसको अच्छे से आप लिखेंगे। पहले प्रधानमंत्री कौन बन सकता है इसके बारे में आप बताएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का फंक्शन क्या होता है। ओके।